गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये अभ्यास 10A का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हुआ था 10A का, उसमें हमने कुछ शायद 10 नंबर तक या 11 नंबर तक के सवालों को देखा था। यहाँ से हम 11 नंबर के सवालों को 11 नंबर से जो है सवालों को आपको बताना शुरू करेंगे। उसमें बेसिकली हमने 15 नंबर तक के सवाल को देखा था। 15 नंबर ऐसा था कि जो सवाल एक जैसे थे उनको एक साथ देख लिया गया था और कुछ सवाल अलग थे, तो उन सवालों को अलग से देखा जाना है। तो उसी श्रृंखला में ये हमारा अगला क्वेश्चन, सवाल संख्या 11, कुछ बच्चों ने पूछा भी था। यहाँ पर दिया है एक पी बिंदु है जो कि x1, y1 है और एक दूसरा बिंदु q, x2, y2। इनके बीच की आपकी दूरी ज्ञात करनी है और इसमें दो स्थितियां दे रखी। पहली स्थिति ये है कि अगर PQ आपका y के समांतर हो। दूसरा स्थिति ये है कि PQ x अक्ष के समांतर। यहाँ पर स्थितियां मेरी थोड़ी सी अलग अलग बनी है। जैसे कि पहली स्थिति में ये है कि यहाँ पर जो हमारी PQ लाइन है, यहाँ पर P मान लेते हैं और ये आपका Q है। दूसरा यहाँ पर P और यहाँ पर Q। PQ ये जो है ये आपका x अक्ष के समांतर है। जो P का कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और Q का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। वैसे यहाँ पर भी मान लेते हैं भाई x1, y1 और ये x2, y2। यहाँ पर बेसिकली समझने की ये बात है, अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट ने x अक्ष पर कितनी दूरी कवर की होगी। अब इस पॉइंट ने x अक्ष पर मान लिया जाए कि ऐसे जाएंगे यहाँ से हम, तो इतनी दूरी कवर की है। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट ने x अक्ष पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कवर किया है। अगर आंसर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो यहाँ से तो हो सकता है भाई, अगर आप इसको देखें ये x2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का क्या है ये x1 है। आंसर तो सिंपल है। आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 आंसर आपका आ जाएगा। अब x2 माइनस x1 ही क्यों हुआ, x1 माइनस x2 क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल हो सकता है x1 माइनस x2 भी हो सकता है। अगर यह जो x1 y1 है अगर हम इधर की ओर बना लें और x2 y2 हम इधर की ओर बना लें तो आराम से x1 माइनस x2 होगा। दूसरी बात, माइनस क्यों लगाया हमने ये भी समझ लेते हैं। अगर स्थिति आप इस तरह से देखें, कुछ ये स्थिति है, यहाँ पर एक बिंदु है, मान लेते हैं चलो इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, यहाँ पर भी है, बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए ये दोनों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो होगा जैसे कि x है, x तो निगेटिव का होगा भाई, माइनस का 2 होगा और y कितना होगा, y को 3 ही मानेंगे, 3। ठीक। अब देखिए यहाँ से लेकर के, या यूँ मान लें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी कवर की गई, 2 इकाई। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 2 इकाई। अगर मैं पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो पहले आप देखोगे भाई चलो ठीक 2 प्लस लगाया। अब यहाँ पर अगर हम -2 लिख देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको दिख ही रहा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो 0 है ही नहीं। यहाँ पर 2 इकाई चली गई, ये भी 2 इकाई चली गई, कुल क्या है 4 इकाई है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 लिखा माइनस और दूसरा वाला 2, उसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 4 इकाई आएगा। इसको थोड़ा और ठीक से अगर हम समझें, आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने चित्र बनाया, ये मेरा x1 x2 होगा, यहाँ पर x2 y2 x1 y1। यहाँ पे देखेंगे चूंकि रेखा PQ जो है ये x अक्ष के समांतर है, अतः यहाँ पर y1 और y2 दोनों ही आपस में बराबर होंगे। अब अगर आपका y1 और y2 आपस में बराबर हो गया तो दो बिंदुओं के बीच दूरी का फार्मूला लगा सकते हो, लगा दीजिए आप फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच दूरी का, दो बिंदुओं के बीच दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं भाई y1 और y2 बराबर है, तो ये जो प्रोसेस होगा ये पूरा का पूरा जो पक्ष, ये जो y2 माइनस y1 होगा 0 पे हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचेगा क्या, x2 माइनस x1। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम स्थिति 2 की बात करें, स्थिति 2 ये है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार। यहाँ पर ज़्यादा कुछ विशेष समझाने की आवश्यकता तो नहीं। ये जो PQ लाइन है ये आपकी y अक्ष के समांतर है। ठीक। अगर y अक्ष के समांतर है तो यहाँ पर देखें इसने x अक्ष पे इतनी ही दूरी चली है, मतलब इस पॉइंट ने y अक्ष पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस को कवर किया है। इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट ने y अक्ष पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को कवर किया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x1 और x2 दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कोई भी एक लाइन खींच कर देख लें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, दो बिंदुओं के बीच दूरी का फार्मूला लगाना है। वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर राइटिंग तो अच्छी नहीं बना रहे हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो जो आपका उत्तर आएगा y2 माइनस y1 आएगा। उसके बाद देखते हैं सवाल संख्या 12। ये बेसिकली आपको कक्षा 10 का ही सवाल है, आपने 10 में पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखा है x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना। तो हम जानते हैं भाई x अक्ष होता कैसे, मैंने खींच लिया। यहाँ पर x O और x डैश, O ओरिजिन होता है, x x डैश एक x अक्ष की लाइन है। अगर यहाँ पर एक साफ बात लिखी हुई x अक्ष पर, अगर हम मान लें यहाँ पर भी कोई बिंदु होगा, x अक्ष पर जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा इसका जो निर्देशांक होगा वो 1,0 प्रकार का होता है, क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष पर जो y का निर्देशांक होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर 1,0 हो गया। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करो। ठीक। जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर हो। ठीक। यहाँ लिख सकते हैं माना एक बिंदु a, 0 है, जो बिंदु 7, 6 और
3,4 से समान दूरी पर है। ठीक, समान दूरी पर है। आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया आपका 7,6 a,0 और यहाँ पर एक हो गया 3,4। ये जो आपका बिंदु है यहाँ पर बीच में बना लेते हैं, a,0 है, वो 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर है। तो आप पहले इसके बीच डिस्टेंस निकाल लें। इसके बीच डिस्टेंस क्या आएगी, आइए देखते हैं। चाहे y2 - y1 कर लें, चाहे x2 - x1। चलो y2 - y1 से शुरुआत करते हैं। तो 0 - 6 होल स्क्वायर, अब प्लस x2 - x1 a - 7 होल स्क्वायर, लगाते हैं अंडर रूट। यहाँ पर हम a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं। ये ए बी की दूरी है, a से लेकर के b तक की दूरी है, बराबर। यहाँ पर फिर वही बात, a - 3 कर लेते हैं, a - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये a से लेकर के c तक की दूरी है। बस आपको इसे सिंपली सॉल्व करना है। अगर आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 6 6 36 हो गया। देन प्लस a - 7 होल स्क्वायर इक्वल a - 3 होल स्क्वायर प्लस दिस इज 16। अब ऐसा करते हैं, a - 3 का होल स्क्वायर तो ये हो गया, इसको इधर ले आते हैं, माइनस a - 7 का होल स्क्वायर बराबर, ये 36 है आपका, 16 इधर ले आया, माइनस ये आपको कितना आ जाएगा 20, बराबर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप जानते हो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हो गया ये, उस ब्रैकेट में ए माइनस बी, मैंने ए लिख दिया, माइनस का ए और 7 जो होगा वो प्लस का हो जाएगा। इस मैथ को समझने की आपको थोड़ी बहुत मैथ तो आनी ही चाहिए फिलहाल। 2a - 10, ए से तो कैंसिल आउट हुआ, इसमें आपका आ जाएगा 4, 20 यहाँ चल ही रहा था, इधर ले आए, 20/4 बराबर 2a - 10, यह आ जाएगा आपका 5 बराबर 2a - 10। उसके बाद सॉल्व अप कर लेंगे, 10 इधर की ओर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 2a, a बराबर 15/2 आ जाएगा। अतः बिंदु के जो निर्देशांक होंगे आप लिख लेंगे, वो आपका हो जाएगा 15/2, 0। ये आपका अगला फार्मूला है, दो रेखाओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये फार्मूला आपने बेसिकली अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा, y बराबर y1 बराबर m x - x1। अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आगे इस फार्मूले की भी प्रूविंग हो। अब चूंकि ये जो m है ये प्रवणता है, तो ये इस प्रकार लिखी है, प्रवणता की जगह पर हम लिख सकते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1। अगला हमारा टॉपिक है, देखते हैं इसको हम, दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। दो रेखाओं के बीच कोण कैसे बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें, हम बेसिकली हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक तो रेखा हमारे पास AC है, दूसरी रेखा हमारे पास PB है। इन दो रेखाओं के बीच एंगल थीटा बना हुआ है। बेसिकली कोई जरूरी नहीं कि यही एंगल बना हो सकता है ये एंगल ही बना हो, दो प्रकार के एंगल है। ठीक, तो हमें इस थीटा की वैल्यू को पता करना है। यहाँ पर अगर हम देखें त्रिभुज OBC में, OBC में अगर हम OBC में लें, यहाँ पर देखें अल्फा, जो अल्फा होगा ये बराबर होगा थीटा प्लस बीटा के। किस नियम से, बहिष्कोण प्रमेय से। आपने बहिष्कोण प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा। बहिष्कोण प्रमेय, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बाहर की ओर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि त्रिभुज में बाहर बनने वाला कोण सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा एक कार्तीय तल है, x O x डैश y O y डैश। यहाँ पर अगर हम कहें इसको अल्फा बराबर थीटा प्लस बीटा, अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बीटा इधर की ओर चला गया। दोनों पक्षों में अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर tan ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। tan a माइनस बी का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। इन एंगल्स के बारे में आपको नहीं बताया गया। जैसे कि देखिए ये लाइन AC है हमारी, तो ये धनात्मक x अक्ष दिशा से धनात्मक, अब जैसे कि यहाँ पर भी अगर कोई हम लाइन खींचें, यह है, तो धनात्मक x अक्ष की जो दिशा है, जो x अक्ष से कोण लिया जाता है वो हमेशा ऐसे ही लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगर जैसे अगर दूसरी बात देखें हम, अगर ऐसे अगर है तो अब यहाँ पर है कट रही है, आप इसके इधर देखिए, इधर राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से ही लेना और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल इसका बना, यहाँ पर ये एंगल है, तो ये जो इसका एंगल हमने मान लिया अल्फा है। जो AC लाइन है, जो AC रेखा है, ये धनात्मक x अक्ष से अल्फा कोण तथा PB रेखा धनात्मक x अक्ष से बीटा कोण बनाती है, तथा इन दोनों के बीच थीटा एंगल बनता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब जो tan अल्फा है ये पहले वाली रेखा की प्रवणता होगी, जिसको हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, और जो tan बीटा है ये दूसरे वाली रेखा की प्रवणता है, जिसको हम m2 से डिनोट कर लेते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। बात हो गई। अब ये जो थीटा एंगल बना है ये इन दो रेखाओं के बीच का बना है, और उसकी प्रूविंग ये हो गई। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि रेखा AC एवं रेखा PB के बीच यह थीटा कोण बने, हो सकता है यहाँ पर भी कोण बन सकता है। अगर हम देखें एंगल AOB, AOB कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा आपका AB, AOB
ये एंगल। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मेरा होगा पाई माइनस थीटा। जैसे कि लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि ये एंगल और ये एंगल संपूरक, ये कोण और ये कोण संपूरक कोण होंगे, तो ए ओ बी बराबर हो गया आपका पाई माइनस थीटा। ठीक, अगर हम यहाँ पर टेन पाई माइनस थीटा को अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा माइनस का टेन थीटा। जैसे आप लोग जानते हैं टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है। अगर माइनस का टेन थीटा हुआ तो टेन थीटा की वैल्यू भी होती है कुछ, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा अगर उसका टेंजेंट लिया जाए तो निगेटिव का होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का m1, इसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ये पूरा ये हो गया। तो दो रेखाओं के बीच का जो एंगल होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, टेन थीटा बराबर या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। पुस्तकों में इस प्रकार का दिया होता है, टेन थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं के बीच जो न्यून कोण बनता है, ये न्यून कोण बना, यही मोस्टली लिया जाता है सभी केसेस में। ये हो गया। कुछ पुस्तकों में इस प्रकार भी दिया जाता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ये मोड में है। तो ये भी एक केस है, विशेष नहीं है। थीटा अगर टेन इधर की ओर जाएगा तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, तो थीटा बराबर आपका ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं किसी दी हुई रेखा की प्रवणता को ज्ञात करना। यदि आपके पास कोई रेखा ax प्लस by प्लस c और 0 के रूप में कोई रेखा दी रखी है, अब आपको इस रेखा से प्रवणता निकालनी है। तो पहली बात, अगर आपकी रेखा का जो रूप है वो ax प्लस by बराबर 0 का है, तो यहाँ पर प्रवणता का फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। दूसरा, कभी कभी रेखा इस रूप में भी आपको दे रखी होती है, तो यहाँ पर जो रेखा की प्रवणता होती है वो यम होती है। अगर हम देखें तो इसी रेखा को अगर हम इस रूप में परिवर्तित करें तो देखें सर, देखें बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस का ax माइनस का c, इसको हमने बी वाई इधर रखा, बाकी उधर भेज दिया। y बराबर माइनस का a बटे बी यक्स माइनस सी बटे बी, y बराबर यम यक्स प्लस सी से तुलना। अगर हम उसकी तुलना करें तो यम बराबर आपका आ गया माइनस का a बटे बी। यहाँ पर देखें माइनस एक्स का गुणांक, यक्स का जो गुणांक है वो तो a है, यानी माइनस का a बटे y का गुणांक, y गुणांक क्या है b। तो इस रेखा की जो प्रवणता है वो माइनस का a बटे बी होगी। अगर हम देखें, अगर इस रूप से निकालें तो ये, तो मतलब हम प्रवणता दो प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आपका जो रेखा है वो इस रूप में दे रखी है तो प्रवणता आप ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर आपकी रेखा इस रूप में दे रखी है तो डायरेक्ट आप जानते हो जो यक्स का जो गुणांक होगा वही यहाँ पर प्रवणता होगी। यहाँ पर हम सवाल देते हैं, सवाल संख्या 14। तो सवाल संख्या 14 लगाने के लिए हम आपको स्वयं कहेंगे कि आप लोग स्वयं सवाल संख्या 14 लगाएं। और कैसे लगा सकते हैं वो देखिए। सवाल 14 लगाने के लिए आप उदाहरण 3 की मदद ले सकते हैं। ये पेज 461 यानी कि इधर की ओर 460 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है दो रेखाओं के बीच कोण पाई बाई 4 है, एक रेखा की ढाल 1/3 है। आपका जो 14 नंबर सवाल वहाँ पर 3 की जगह बस 2 है। दूसरी रेखा की ढाल याद करें, बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है। तो सब सवाल बता देना कोई मतलब तो है नहीं, आपको कुछ सवाल स्वयं भी लगाने हैं। देखते हैं हम लोग सवाल संख्या 16। सवाल संख्या 16 में आपको दो रेखाएं दे रखी हैं। यहाँ पर अगर हम इस रेखा की प्रवणता यम निकालें, इसको यम मान लेते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, अगर आपको रेखा इस रूप में लिखी हुई है तो यहाँ पर जो प्रवणता है उसका जो फार्मूला होगा माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक तो 1 है यानी माइनस का 1 बटे वाई का गुणांक, वाई गुणांक माइनस का 2 है तो माइनस का 2। इसकी बात करें, इस रेखा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रवणता m2 बराबर, पहले तो माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स गुणांक तो 1 है माइनस 1 और बटे 3, तो इसकी जो प्रवणता होगा आपकी 1/2 और इसकी प्रवणता माइनस 1/3। अब दो रेखाओं के बीच का आपका एंगल चाहिए, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू 1/2 माइनस का m2, चूंकि m2 ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस 1/3 बटे 1 प्लस m1 और m2 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो भी आएगा माइनस का 1/6 आएगा। बस आपको इसे सॉल्व करना है। 1/2 और 2/3 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5/6। 6 का कम 6, 6 में गया 5, 5/6 बराबर यहाँ टेन थीटा चल रहा था तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर टेन इनवर्स 1, तो थीटा बराबर आपको कितना मिल गया पाई बाई 4 या 45 डिग्री। आइए देखते हैं सवाल संख्या 17। सवाल संख्या 17 में यहाँ पर अगर उसकी प्रवणता याद करें m1, तो पहले तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 1 है यानी माइनस का 1 बटे वाई का गुणांक यानी माइनस का √3, तो फाइनली आ जाएगा 1/√3 कॉमा। दूसरा यहाँ पर m2 बराबर, पहले तो माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस का √3 बटे वाई का गुणांक यानी 1, तो फाइनली आ जाएगा आपका माइनस का √3। यहाँ पर अगर आप एक बात देखें, m1 और m2 का अगर मल्टीप्लाई कराऊँ यानी m1 डॉट m2, तो ये तो आ गया 1/√3 इंटू माइनस का √3, तो आंसर क्या आएगा -1। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि उपरोक्त दी गई दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 है, अतः दी गई दो रेखाओं के बीच समकोण होगा।
अब आपके पास है सवाल संख्या 18। सवाल संख्या 18 में लिखा है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु यानी 0,0 और 0,-4 तथा बी बिंदु है 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। आइए देखते हैं सवाल संख्या 18। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक 0,0 है मूल बिंदु और दो बिंदुओं के मध्य बिंदु से होकर के जाती है। मतलब एक रेखा है जो मूल बिंदु और बिंदु 0,-4 8,0 को मिलाने वाले बिंदुओं के मध्य बिंदु से होकर जाती है। अच्छा, अगर ये मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इस दोनों को जोड़ें 0 और 8, 0 और 8 का जो जोड़ आएगा वो 8 आएगा यानी 8/2, -4 और +0 यानी -4 ही रहेगा और बटे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके आ गए 4, -2। बस आपको यहाँ पर प्रवणता निकालनी है किस बिंदु के बीच में, ये बिंदु और इस बिंदु के बीच में। तो यम बराबर वही चीज़ y2 - y1 यानी 0 माइनस और फिर से एक बार माइनस कर दो बटे x2 - x1 0 -4। ये आपका आ गया 0 + 2 बटे -4। ये आपका आ गया 2 बटे -4 या यूँ कहें तो -1/2। तो जो आपकी प्रवणता आ गई वो आ गई -1/2। सवाल संख्या 19 यहाँ पर लिखा है x का वह मान याद करें इसके लिए 3 बिंदु समरेख हैं। तो आप जानते हैं अगर बिंदु समरेख हैं तो सीधी बात है कि तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो बस 19 नंबर सवाल में आपको त्रिभुज के क्षेत्र का फार्मूला लगाना है और ये तीनों बिंदु रखने और आपको बराबर 0 लेकर के चलना है। सवाल संख्या 20 यहाँ पर लिखा है x अक्ष और एक बिंदु दे रखा है 3,-1 और 4,-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का आपको कोण ज्ञात करना है। आइए देखते हैं सवाल संख्या 20। यहाँ पर x अक्ष का मतलब क्या होता है, अर्थात y = 0। अब 3,-1 और इससे होकर जाने रेखा के समीकरण, तो रेखा के समीकरण के रूप में हमने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर मान लेते हैं चलो भाई x1 y1 x2 y2। रेखा का समीकरण होता है y - y1, तो y माइनस और y1 चूंकि y1 -1 था उसके साथ ऑलरेडी एक माइनस है यानी कि +1 बराबर यहाँ प्रवणता रखनी है मुझे। प्रवणता क्या होती है y2 - y1, तो y2 - y1 में एक माइनस ऑलरेडी था इसलिए प्लस का हो गया बटे x2 - x1 4 -3 ब्रैकेट में x - x1 समीकरण हो गया आपका। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे y + 1 बराबर ये आपका आ जाएगा कितना -1 बटे 1 x - 3। y + 1 बराबर माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं -x + 3 इधर आ गया x + y बराबर 3 - 1 x + y बराबर 2। तो एक रेखा आपके पास ये हो गई, दूसरी रेखा आपके पास ये हो गई। आपको इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा y = 0, इसको लिख सकते हैं 0.x + y = 0। अगर हम पहले वाले की प्रवणता याद करें यम1 और यहाँ से अगर हम प्रवणता याद करें यम1 बराबर हो जाएगा -x का गुणांक बटे y का गुणांक यानी कि -1। दूसरा यहाँ पर अगर हम इसकी प्रवणता की बात करें x का गुणांक जो कि 0, अब y का गुणांक को लिखने का मतलब ही नहीं है। यम1 इसको मान लिया तो उसको m2 मान लिया। अब tan थीटा बराबर यम1 - m2 -1 -0 बटे 1 + यम1 m2 -1.0। तो tan थीटा बराबर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1। अगर आप मान लीजिए इसको आप m2 मानते हैं और इसको आप m1 मानते हैं तो यहाँ पर केस थोड़ा सा बदलेगा। कैसे बदलेगा जरा वो देखते हैं हम। बदलेगा तो विशेष कुछ नहीं, यहाँ पर अगर देखें जैसे कि m2 मेरा -1 हो जाए और m1 0 हो जाए तो tan थीटा बराबर यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई गई थी m1 - m2 मॉड में था। तो यहाँ पर जो tan थीटा बराबर जो फार्मूला चलता है tan थीटा बराबर m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। मोस्टली यहाँ पर क्या है m1 और m2 में जो बड़ा होता है उसी को पहले रखा जाता है। आप कहीं 0 ही बड़ा है, 0 को पहले रख लेते हैं, ठीक है बिल्कुल 0 को आप पहले रख सकते हैं। अब ढाल है जो m2 है ये एक प्रकार की ढाल है और ढाल नेगेटिव की तो हो सकती है, पॉजिटिव की भी हो सकती है। ढाल बेसिकली हो सकती है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकती है। तो अगर आप इस तरह से अगर आप लेके चलेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर 45 आएगा। 45 कैसे आएगा, जैसे कि m1 है -1 m2 -0 बटे 1 + m1 -1.0। यहाँ पर तो वही केस कर दिया मैंने 0 -1 बटे 1 + 0.1। तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो जो थीटा आएगा वो 45 भी आ सकता है, मतलब tan थीटा और -1 भी आ सकता है, tan थीटा और +1 भी आ सकता है। अगर tan थीटा और -1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 135 और थीटा अगर tan थीटा और 1 आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 145। पुस्तक में जो उत्तर है वो 135 का दिया है। दोनों ही आंसर हो सकते हैं मेरे हिसाब से, 135 भी और 45 भी। वही स्थिति है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। अगर एंगल बनता है तो मोस्टली न्यून कोण ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अधिक कोण लिया गया है। फिलहाल दोनों ही आंसर यहाँ पर ठीक रहेंगे। आइए देखते हैं सवाल संख्या 21। यदि रेखाओं 2x - y = 1 और ax + 2y = 4 के बीच का कोण 45 अंश है तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको बेसिकली दो रेखाएं दे रखी हैं 2x - y = 1 ax + 2y = 4।
यहाँ पर अगर हम m1 निकालें तो मैं जानता हूँ -x का गुणांक जो कि -2 हो गया बटे y का गुणांक यानी कि -1। इसमें अगर निकाले m2 पहले -x का गुणांक -x मतलब -2 -a बटे y का गुणांक यानी कि 2। तो m1 आपका 2 आ गया, m2 आपका -k बटे 2 आ गया। अब यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको दे रखा है 45 यानी कि π/4 यानी कि 45। यहाँ पर हम लगा सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल्स टू m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। m1 की वैल्यू 2 माइनस m2 ऑलरेडी माइनस का है तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का a/2 बटे 1 + m1 m2 यानी कि इन दोनों का गुणा। a यहाँ पर पहले तो 2 हो गया इंटू माइनस का a/2 बराबर tan 45। tan 45 की जो वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, 2 + a/2 बटे 1 - a। ये इधर क्यों रह जाएगा 1 - a बराबर a + a बटे 2। यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर हो जाएगा 1 - a बराबर 2 और 2 का एलसीएम यहाँ पर कर लिया जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 + a बटे 2, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2 - 2a बराबर 4 + a, 4 इधर आ जाएगा 2 - 4 a + 2a, 2 - 4 मतलब -2 बराबर 3 है, a बराबर आ गया -2 बटे 3। ये आपका हो गया सवाल संख्या 21। उसका देख लीजिए सवाल संख्या 22। यहाँ लिखा सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा 3x + 4y + 7 = 0 और सरल रेखा 28x - 21y + 50 = 0 एक दूसरे पर लंब है। क्योंकि अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है तो उनकी जो प्रवणताएं होंगी उनका जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको दो रेखाएं गिवन आप देख ही रहे होंगे। अगर हम इसकी प्रवणता निकालें तो -x का गुणांक यानी -3 बटे y का गुणांक यानी कि 4। इसकी अगर हम प्रवणता निकालें -x का गुणांक यानी -28 बटे y का गुणांक यानी -21। इसको अगर सॉल्व करें आप यहाँ पर 7 से काटें, यहाँ पर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 4 28, 7 3 21। यहाँ लिखेंगे उपरोक्त दोनों ही प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर है, अतः दी गई दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। आइए देखते हैं सवाल संख्या 23। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है, ये दोनों के बीच के कोण की त्रिज्या यानी कि टेंजेंट 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है चलिए, कि दूसरी रेखा की ढाल मान लेते हैं m, तो पहली रेखा की ढाल 2 है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है, तथा दोनों के बीच का जो टेंजेंट है त्रिज्या है वो 1/3 है। अब दोनों के बीच का अगर हम एंगल देखें, tan थीटा का फार्मूला होता है m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। यहाँ पर 1/3 रख लिया गया m1 की जगह पे हम। अब m1 आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल अगर हम बड़े में से छोटा घटाएंगे थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी, तो हम बड़े में से छोटा ही घटा लेते हैं, मतलब 2m - 1, मतलब m1 मैंने 2m मान लिया और m2 मैंने m मान लिया। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही माने, अगर आप m पहले मान लें 2m बाद में मान लें, थोड़ा सा आंसर में परिवर्तन होगा, बाकी ज़्यादा आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी m1 और m2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2m²। ये इधर क्यों चला जाएगा, 1 + 2m² = 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर बेसिकली आपको बचेगा m, 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3m। ये हो जाएगा आपका 2m² माइनस का 3m प्लस का 1 बराबर 0। अब आपको बस यह एक द्विघात समीकरण, इसको आपको सॉल्व करना है। 2m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1 बराबर 0। 2m यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, m - 1 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी m - 1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आपको मिला 2m - 1, एक ब्रैकेट में m - 1 बराबर 0। तो m की वैल्यू आ गई 1/2 या 1। अगर आप दूसरा भी स्टेप यहाँ लेके चलें, दूसरा मतलब कैसे, m2 इधर ले लें, m1 को इधर ले लें, उससे भी आपको क्या मिलेगा, उससे जो आपको मिलेगा यही चीज़ मिलेगी, हो सकता है माइनस का आ जाए। फिलहाल यहाँ तक अगर सवाल लगा देते हैं तो ये यहाँ तक सवाल का जो उत्तर है, सवाल का जो सॉल्व है वो सफिशिएंट है। अगर आप सवाल संख्या 23 में इसके बाद यानी कि ये m1 m मान लें और m2 को 2m मान करके भी दूसरा केस आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करना चाहिए वैसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सवाल संख्या 24 की। एक रेखा x1 y1 और h, k से होकर जाती है, रेखा की ढाल यह में, तो दिखाइए कि ये आपका रेखा का समीकरण है। तो जो सवाल संख्या 24 है ये आपको इस तरीके से लगाना है, जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा बिंदु ढाल रूप, इसको आप अच्छे से पढ़ें, वैकल्पिक विधि भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये दो चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है और इसी की सहायता द्वारा आपको सवाल संख्या 24 लगानी है। गुड बाय स्टूडेंट्स।